आपराधिक मामलों का अंतरण किन किन को किसी एक आपराधिक मामले को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में, राज्य से दूसरे राज्य में अंतरण करने की शक्ति प्राप्त है और क्या अंतरण करने के आधार हो सकते हैं, ये अध्याय उसी बारे में बात करता है। ठीक है ना, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले धारा 406 में क्या शक्ति है, लिखा है मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। आप लोग सुविधा की दृष्टि से अपने बैरक के ऊपर 406 पे लिख लेते हैं, ऊपर लिख सकते हो सुप्रीम कोर्ट, ताकि आप लोगों को रिवाइज करते समय ये ध्यान रहे कि 406 में सुप्रीम कोर्ट की पावर दी हुई है। ठीक है ना, कई बार अंदर से क्वेश्चन ना पूछ के सीधे सीधे ऊपर से पूछा हुआ है कि भैया उच्चतम न्यायालय के द्वारा मामलों को अंतरित करने की शक्ति कहाँ पर है, तो आप लोगों को ध्यान रहेगा। ठीक है, दो प्रकार की चीज़ों को अंतरित करने की शक्ति, दांडिक मामलों को भी और अपीलों को भी। ठीक है, दोनों प्रकार की चीज़ों को उच्चतम न्यायालय को अंतरित करने की शक्ति प्राप्त है। क्या लिखते धारा, लिखा है जब कभी उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीनी है, तो जहाँ लिखा हुआ है प्रतीत कराया जाता है वहाँ के ऊपर अंडरलाइन कर लो, और जहाँ लिखा हुआ है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीनी है वहाँ पर अंडरलाइन कर लो कि इस धारा के अधीन आदेश दिया जाए तब वह निर्देश दे सकता है कि कोई विशिष्ट मामला या अपील एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समान या वरिष्ठ अधिकारिता वाले दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित करा दिया जाए। क्या बात है इंपॉर्टेंट निकल के आई हमारे पास 406 में अभी तक कि 406 में मामलों को और अपीलों को अंतरित कराने की शक्ति उच्च न्यायालय के पास है। 406 में उच्चतम न्यायालय जब भी कभी किसी मामले को ट्रांसफ़र करता है तो वो पावर उसकी स्वो मोटो नहीं होती, क्योंकि उन्होंने एक वर्ड लिखा हुआ है कि जब कभी भी उच्चतम न्यायालय को प्रतीत कराया जाता है, तो प्रतीत कैसे कराएगा, तो पक्षकार अपने आवेदन पर कराएंगे या कोई और तरीका होगा, तो ही स्वयं उच्चतम न्यायालय मामलों को अंतरित नहीं करता। किसी भी मामले को अंतरित करने के लिए आधार क्या है 406 में, न्याय के उद्देश्य के लिए, ये अपने को ध्यान रखना है। कैसे मामलों को ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी भी आपराधिक मामले को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र कर सकता है या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ वरिष्ठ या समान किसी दंड न्यायालय में अंतरित कर सकता है। एक चीज़ यहाँ पे हमको समझनी है, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट तो समझ में आ गया, इंदौर से भेज दिया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से भेज दिया राजस्थान, ये तो एक उच्च न्यायालय दूसरे न्यायालय। अब एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय से अन्य उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायालय से मतलब क्या होगा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अधीनस्थ दंड न्यायालय इंदौर, अब इंदौर से किसी मामले को जयपुर ट्रांसफ़र करना है तो ये पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है ना, ना इंदौर हाई कोर्ट के पास ना जयपुर हाई कोर्ट, दो हाई कोर्ट लग जाती है इसके लिए मामला। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया कि जहाँ 2 हाई कोर्ट लग जाए वहाँ मामला ट्रांसफ़र करने की शक्ति किसके पास है, उच्चतम न्यायालय के पास है। एक यहाँ पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, शायद आपको ना हो, अगर मामला इंदौर से जबलपुर ही ट्रांसफ़र होना है तो ये एक ही हाई कोर्ट है, तो ये एक हाई कोर्ट है ना। हाई कोर्ट अपने यहाँ एक ही है जबलपुर में, इंदौर और ग्वालियर उसकी खंडपीठ है। यानी कुछ लोग समझते हैं कि इंदौर उच्च न्यायालय से अगर जबलपुर उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र करो तो भी सुप्रीम कोर्ट की जरूरत, ऐसा नहीं है, वो एक ही उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय बदलने का मतलब है नहीं यूजुअली स्टेट का बदल जाना, हालांकि पंजाब एंड हरियाणा में हम जाएंगे तो वहाँ एक ही राज्य में 2 उच्च न्यायालय, ठीक है ना, तो उस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे लिखा है उच्चतम न्यायालय भारत के महान्यायवादी या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर ही इस धारा के अधीन कार्य कर सकता है। तो जहां प्रतीत कराया जाता है वर्ड लिखा हुआ है, तो प्रतीत कौन कराएगा, या तो भारत का महान्यायवादी या कोई हितबद्ध पक्षकार जो उस मामले में इंटरेस्टेड पार्टी हो, और ऐसा प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा। समावेदन मतलब होता है मोशन हियरिंग, मोशन हियरिंग का मतलब होता है पहले उस मामले को सुनकर ये देखा जाना कि वो सुने जाने लायक भी है या नहीं, अगर सुने जाने के लायक अगर वो मामला होता है तो उस पर डिटेल डिस्कशन करना। ठीक है, जो सुने जाने योग्य मामले को समावेदन किया जाता है, समावेदन द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो लिखा है और ऐसा प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा जो उस दशा में के सिवाय जबकि आवेदक भारत का न्यायवादी या राज्य का महाधिवक्ता है शपथ पत्र या प्रतिज्ञा द्वारा समर्पित हो। मतलब अगर हितबद्ध पक्षकार आवेदन करेगा 406 में तो उसको शपथ पत्र देना पड़ेगा,
लेकिन भारत का महान्यायवादी या कोई किसी राज्य का महाअधिवक्ता किसी मामले को अंतरित कराने के लिए आवेदन करेगा तो उनको शपथ पत्र देने की आवश्यकता नहीं। वैशाली समझ में आ गया? भारत का महान्यायवादी या किसी राज्य का महाधिवक्ता अगर 406 में ट्रांसफर की एप्लीकेशन लाना है तो शपथ पत्र नहीं देना है। लेकिन हितबद्ध पक्षकार बने प्राइवेट पार्टी अगर ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन लानी है तो शपथ पत्र देना है। ठीक है, एक वर्ड आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, राज्य का महाधिवक्ता। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कोई गवर्नमेंट एजेंसी काम करती है तो महान्यायवादी होते हैं, जब राज्य की ओर से कोई गवर्नमेंट एजेंसी काम करती है तो वो महाधिवक्ता कहलाते हैं। बात दोनों लगभग एक जैसी है, हालांकि पूरी तौर पे एक नहीं। ठीक, जहां इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई आवेदन खारिज कर दिया जाए, वहां यदि उच्चतम न्यायालय की राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था तो वह आवेदक को आदेश दे सकता है कि वह 1000 रुपये से अनधिक इतनी राशि जितनी वह न्यायालय उस मामले की परिस्थितियों में समुचित समझे प्रतिकर के तौर पर उस व्यक्ति को दे जिसने आवेदन का विरोध किया। तो 2 पॉइंट यहाँ पे समझ में आए कि अगर न्यायालय में आवेदन लगाया, चाहे हितबद्ध पक्षकार लगाए, चाहे महान्यायवादी या महाधिवक्ता लगाए, और उस आवेदन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। खारिज क्यों कर दिया? क्योंकि उसको कोई आधार नहीं मिला होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उस मामले में ऐसा आवश्यक है तो 1000 रुपये तक का प्रतिकर लगा सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि वो 1000 रुपये का प्रतिकर उस पक्षकार को दिया जाएगा जो आवेदन का विरोध कर रहा हो। मतलब सीधा ये हुआ कि 1000 रुपये का प्रतिकर लगाने का आदेश तभी दिया जाएगा जब दूसरी पार्टी वहां पे मौजूद हो। यानी समावेदन पे ही कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। यानी जो हमने कहा कि सुने जाने योग्य है कि नहीं है, और कोर्ट ने कहा कि सुने जाने योग्य नहीं है, तो वहाँ विरोध करने वाला कोई पक्षकार ही नहीं होगा। और जब विरोध करने वाला कोई पक्षकार ही नहीं होगा तो ये प्रतिकर की बात ही नहीं आएगी। लेकिन समावेदन पे कोर्ट ने कहा कि मामला सुने जाने योग्य है, और दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद कोर्ट को ऐसा लगा कि ये आवेदन सिर्फ तुच्छ और तंग करने के लिए। किसको तुच्छ और तंग कर रहा है वो? विरोधी पक्षकार पहले आए तो सही, तब तो वो तंग होगा। अगर वो आया ही नहीं तो तंग क्यों होगा? इसलिए उन्होंने पॉइंट यहाँ पे लिखा कि उस आवेदन का विरोध किया जाए। अगर किसी ने विरोध नहीं किया है तो फिर 1000 रुपये का प्रतिकर सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब 407 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अब हम हाई कोर्ट की पावर पर लिखा है, जब कभी उच्च न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है, यानी उच्च न्यायालय को भी आवेदन पर पता लगता है कि उसके अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय में रिजू या पक्षपात रहित जांच या विचारण न हो सकेगा। पहला ग्राउंड क्या नहीं हो सकेगा? रिजू यानी फेयर, यानी साफ सुथरा, और पक्षपात रहित जांच या विचारण ना हो सकेगा, अथवा किसी असाधारणतः कठिन विधि प्रश्न उठने की संभावना है, अथवा इस धारा के अधीन आदेश इस संहिता के किसी उपबंध द्वारा अपेक्षित है या पक्षकारों या साक्षियों के लिए साधारण सुविधाप्रद होगा या न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है। तो कितने सारे ग्राउंड्स आ गए हाईकोर्ट के ट्रांसफर के लिए। अगर आवेदन में पहले पॉइंट क्या बताया जाए कि रिजू विचारण नहीं होगा, दूसरी बूथ पक्षपातपूर्ण या पक्षपात रहित विचारण नहीं होगा, नंबर 3 कठिन विधि प्रश्न उठने की संभावना है, नंबर 4 इस संहिता के अधीन ट्रांसफर करना अपेक्षित है, और नंबर 5 न्याय के उद्देश्यों के लिए ऐसा करना आवश्यक है। तो इन पांचों स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकेगा ट्रांसफर के लिए। अब आदेश में क्या क्या कर सकेगा? तो वह आदेश दे सकेगा कि यदि कि किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे किसी न्यायालय द्वारा किया जाए जो धारा 177 से 185 तक, जिसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी आती है, अधीन तो अर्हित नहीं है, किंतु ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने के लिए अन्यथा सक्षम है। क्या है धारा 177 से 185? क्या हमने पढ़ी है धारा? मैं छोड़ दी थी। सेना वेना वाली है शायद। सेना वाली दृष्टि से तो उसको क्षेत्राधिकार नहीं है, लेकिन अन्यथा सक्षम है। यानी कायदे से देखा जाए तो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो सीआरपीसी के शेड्यूल 2 के हिसाब से मामलों को सुनवाई की शक्ति तो रखता है, लेकिन उसको 2 प्रकार के अधिकार होने चाहिए। एक तो शेड्यूल 2 में उसको सुनवाई का अधिकार होना चाहिए, एक क्षेत्राधिकार भी होना चाहिए। इंदौर का सिविल जज जाके जो है मंदसौर में थोड़ी मामले सुन सकता है, वो तो 177 से 85 में हम तय करेंगे, इसको क्षेत्राधिकार नहीं है। लेकिन अगर उच्च न्यायालय को इन आधारों पर प्रतीत कराया जाए कि भैया ये मामला ट्रांसफर करने का आदेश देना जरूरी है इन 5 आधारों पे, तो फिर उच्च न्यायालय क्या कर सकता है?
ऐसे मामलों को ट्रांसफर भी कर सकता है कि भले उसका क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाए, भले क्षेत्रफल की दृष्टि से उस एरिया पे उसका अधिकार नहीं हो, लेकिन अन्यथा उसको मामला सुनने के लिए सक्षम होना चाहिए। यानी ऐसा ट्रांसफर नहीं हो सकता कि जो मामला सेशन कोर्ट को सुनना है वो जेएफसी को ट्रांसफर कर दिया, या जो मामला असिस्टेंट सेशन जज को सुनना है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को ट्रांसफर कर दिया। अधिकारिता का ध्यान रखते हुए करेंगे। अधिकारिता का ध्यान रखना है, क्षेत्रफल की अधिकारिता हो सकता है ना हो, लेकिन अन्यथा उसको सक्षम होना चाहिए, ये इन्होंने पहले पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक, कोई विशिष्ट मामला या अपील या मामलों या अपीलों का वर्ग उसके प्राधिकार के अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय से ऐसे समान या वरिष्ठ अधिकारिता वाले किसी अन्य दंड न्यायालय को अंतरित कर दिया जाए। ठीक है ना, अगर जांच या विचारण को अंतरित करना है तो जांच या विचारण अंतरित हो सकती है। कोई विशिष्ट मामला या अपील या विशिष्ट मामलों या अपीलों का वर्ग, अब विशिष्ट मामला क्या होता है इसकी परिभाषा तो दंड प्रक्रिया संहिता में नहीं दी गई, लेकिन कुछ मामलों, कुछ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट्स में कुछ मामलों को विशिष्ट मामले मान लिए गए जो बहुचर्चित हो जाते हैं, या मुख्य रूप से किसी विशिष्ट या विशिष्ट विषय वस्तु के ऊपर आधारित जो मामले होते हैं उनको भी विशिष्ट मामला माना गया। ठीक है ना, अपन ऐसा भी समझ सकते हैं कि विशेष अधिनियमों के तहत जो मामले दर्ज होते हैं उनको भी विशिष्ट मामले बोले जाते हैं। तो ऐसे विशिष्ट मामलों को या अपीलों को, और अगर एक से अधिक मामले हों तो सबको किसी दूसरे न्यायालय में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि मंदसौर में कुछ गायों को काट दिया गया, कोई विशिष्ट मामला सेशन न्यायालय को विचारणार्थ सुपुर्द कर दिया जाए। क्या मतलब हुआ इसका कि यूजुअली वो मामला ट्राइबल बाय सेशन नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट को पावर है कि वो बोल सके कि भैया आप इस मामले का खुद ही विचारण करो। हो सकता है मामला ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट हो, लेकिन वो कोर्ट को बोल सकता है कि सेशन कोर्ट विचारण करे। कोई विशिष्ट मामला या अपील स्वयं उसको अंतरित कर दी जाए और उसका विचारण उसके समक्ष किया जाए, स्वयं को भी ट्रांसफर कर सकता है। और उच्च न्यायालय निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा पर कार्रवाई कर सकता है। उच्च न्यायालय को तीनों प्रकार का अधिकार है। किस किस के आधार पर? निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर, किसी हितबद्ध पक्षकार पर या स्वप्रेरणा पर। इन तीनों आधारों पे उसको ट्रांसफर करने का अधिकार है। ठीक, निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर ट्रांसफर ऐसे करेगा कि मान लो वैशाली जज बन गई और किसी कारण से वैशाली के कोई रिलेटिव है, भाई बहन है, चाचा चाची, उनके न्यायालय में उपस्थित हो गए अपना मामला लेके, तो ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि वैशाली कोई निर्णय दे तो उनके ऊपर आरोप लग सकता है कि भैया अपने रिश्तेदार थे, तो वो भी हाईकोर्ट से ये प्रेयर कर सकती है कि साहब आप ये मामला मेरे से ट्रांसफ़र कर दो। तो ऐसे भी हाईकोर्ट कर सकती है, और करना ही है ना, अपने रिश्तेदारों का मामला नहीं सुनना है, धारी दे रखे आगे। हाँ, तुरंत हाईकोर्ट को बोल देना कि साहब ये जो है इसको किसी अन्य न्यायालय में ट्रांसफर कर देना। परंतु किसी मामले को एक ही सेशन खंड के एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित करने के लिए आवेदन उच्च न्यायालय से तभी किया जाएगा जब ऐसा अंतरण करने के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को कर दिया गया हो और उसके द्वारा नामंजूर कर दिया गया हो। यानी एक सेशन खंड आप लोग को समझ में ही आता है लिखा सीआरपीसी में, अगर एक सेशन खंड के एक दंड न्यायालय से उसी सेशन खंड के दूसरे खंड न्यायालय में आपको मामला ट्रांसफर करना है तो आपको हायरार्की का पालन करना पड़ेगा। पहले सेशन न्यायाधीश के पास जाना पड़ेगा, अगर उसने वो आवेदन नामंजूर किया है तो ही आप उच्च न्यायालय में आ सकते हो। उपधारा 1 के अधीन आदेश के लिए प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा तो उस दशा में जबकि आवेदक राज्य का महाधिवक्ता और शपथ पत्र या प्रतिज्ञा द्वारा समर्थित होगा, ये हम समझ चुके हैं। जब ऐसा आवेदन कोई अभियुक्त व्यक्ति करता है तब उच्च न्यायालय उसे निर्देश दे सकता है कि वह किसी प्रतिकर के संदाय के लिए जो उच्च न्यायालय उपधारा 7 के अधीन निर्णीत करे प्रतिभूत सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करते। यानी ये आवेदन करते समय ही कोर्ट उसको बोल सकती है कि पहले आप बॉन्ड भर दो कि अगर आपका आवेदन निरस्त कर दिया गया तो आपको इतने रुपए का प्रतिकर देना पड़ेगा। ठीक, किसी ऐसा आवेदन करने वाला प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति लोक अभियोजन को आवेदन की लिखित सूचना उन आधारों की प्रतिलिपि सहित देगा जिन पर लिया गया है और आवेदन गुणागुण पर जब तक कोई आदेश न किया जाएगा जब तक कि ऐसी सूचना दिए जाने और आवेदन की सुनवाई के बीच कम से कम 24 घंटे न बीत जाए। यानी 24 घंटे पहले सरकार को उसके पहले आवेदन नहीं सुना जाएगा। जहां आवेदन किसी अधीनस्थ न्यायालय से कोई मामला या अपील अंतरित करने के लिए है, वहां यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना न्याय के हित
आवश्यक है तो वह आदेश दे सकता है कि जब तक आवेदन का निपटारा न हो जाए तब तक के लिए अधीनस्थ न्यायालय की कार्रवाइयाँ ऐसे निबंधनों पर जिन्हें अधिरोपित करना उच्च न्यायालय ठीक समझे रोक दी जाए। इसके ऊपर लिख दो स्टे की धारा है भैया, ठीक है ना। अगर कोर्ट समावेदन पर ये सोच लेती है कि मामला अंतरित करने की आवश्यकता आन पड़ी है, महसूस होती है, तो कोर्ट मामले को स्टे कर सकती है, ठीक है। जहां उपधारा 1 के अधीन आदेश देने के लिए आवेदन खारिज कर दिया जाता है, वहां यदि उच्च न्यायालय की यह राय है कि आवेदन तंग और तुच्छ करने वाला है, तो वही स्थिति जो सुप्रीम कोर्ट की थी वही आवेदन कि 1000 रुपये का प्रतिकर लगा सकती है, उस व्यक्ति को देने का बोल सकती है इसने आवेदन का विरोध किया था। अब जब उच्च न्यायालय किसी न्यायालय से किसी मामले को अंतरण अपने समक्ष विचारण करने के लिए उपधारा 1 के अधीन आदेश देता है, तब वह ऐसा विचारण में उसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जिस मामले का ऐसा अंतरण न किए जाने की दिशा में वह न्यायालय करता है। यानी अगर उसमें सेशन ट्रायल चलना है तो सेशन ट्रायल चलाएगा, वारंट चलना है तो वारंट, समन तो समन, समरी तो समरी। यानी जैसा उस न्यायालय को ट्रायल चलाना था वैसा ही हाईकोर्ट ट्रायल चलाएगा। इस धारा की कोई भी बात धारा 197 के अधीन सरकार के किसी आदेश पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। क्या है धारा 197? या लोक सेवक के विरुद्ध भी कोई मामला है और उसको अंतरण भी करना है तो पहले कंसेंशन लेनी पड़ेगी सरकार से, उसके बाद ही मामला ट्रांसफर होगा, ठीक है। और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायालय की शक्ति। जब कभी सेशन न्यायाधीश को यह प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है कि इस धारा के अधीन आदेश दिया जाए, तब वह आदेश दे सकता है कि कोई विशिष्ट मामला उसके सेशन खंड के एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित करा दिया जाए। सेशन न्यायाधीश निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा पर कोई कार्रवाई कर सकता है। समझ चुके हम। धारा 407 की ये धाराएं ऐसी की ऐसी लागू होगी जैसी वो लिखी थी। प्रतिकर में 1000 रुपये की जगह 250 रुपये शब्द आपको पढ़ना है, ये लिखा है उसमें।